नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के जीव विज्ञान और इसमें चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाए हैं, अगर आप उनको नहीं देखे तो पहले उनको देखिए, फिर इस वीडियो पर आइएगा। इस वीडियो में हम ग्रसनी और इसके आगे के भागों को हम देखेंगे। हम मानव पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं ग्रसनी और इससे आगे का भाग पढ़ेंगे हम। तो ग्रसनी के बारे में समझते हैं। तो ग्रसनी क्या है? मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं, निगल द्वार तथा कंठ द्वार। देखिए जो मुख है हमारा हम लोग का, इस मुख के अंदर यहाँ पे जो गला है, इस गले में 2 द्वार होते हैं। एक का नाम है कंठ द्वार और दूसरे का नाम है निगल द्वार। कंठ द्वार में जो है श्वास जाता है और निगल द्वार जो होता है इसमें भोजन जाता है। निगल द्वार आहार नाल के अगले भाग ग्रास नली में खुलता है तथा कंठ द्वार जो होता है वह श्वास नली में खुलता है। तो एक गला अगर इस तरह का बनाया जाए तो गला में यहाँ पर आप देखिएगा इस तरह से होता है। यहाँ पर एक भाग होता है, ये द्वार है। इस द्वार को हम लोग बोलते हैं कंठ द्वार। ये है कंठ द्वार और इधर वाला जो भाग है इसको बोलते हैं हम लोग निगल द्वार। निगल द्वार का मतलब इसमें भोजन जाएगा और ये जो होता है यहाँ से अगर इस तरह से पाइप बन जाए तो इसको हम बोलते हैं ग्रास नली और इधर वाले को बोलेंगे हम श्वास नली। इसमें श्वास जाता है तो इसको बोलेंगे हम श्वास नली और इधर वाले भाग को हम बोलेंगे ग्रास नली, इसमें भोजन जाता है। एपिग्लॉटिस क्या है? तो कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है, एपिग्लॉटिस कहलाता है। देखिए ये 2 गेट है यहाँ पर कंठ में, तो भोजन किस में जाना है और किस में नहीं जाना है, 2 रास्ते खुले हैं तो भोजन किसी में भी चला जाएगा। तो भोजन को प्रॉपर एक खाने में ही जाने देना होगा और उस भोजन का उसको का नाम है ग्रास नली। ग्रास नली में ही भोजन को जाना होता है। श्वास नली में अगर भोजन चला जाएगा तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो इसके लिए भगवान एक रचना बनाए यहाँ पर एपिग्लॉटिस। इस प्रकार का एक पट्टी होता है, ये पट्टी इसको क्या करता है, ढक लेता है पूरी तरीके से। अब भोजन जो आएगा इसमें, अब भोजन जो आएगा इसमें चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। और जैसे ही हम लोग भोजन मतलब बंद करते हैं तो ये पट्टी इधर की ओर घूम जाती है, इधर की ओर घूम जाती है और ये वाला पार्ट जो होता है ये खाली हो जाता है इधर से। ये पार्ट जो होता है तो इसमें हवा इस वजह से आने लगता है। तो आप कभी गर्मी के दिनों में पानी पिए होंगे 1 लोटा और उस टाइम पे जब लगातार आप पानी पी रहे हैं तो आदमी हांफने लगता है, क्योंकि जब हम पानी पीते हैं या खाना खाते हैं तो उस टाइम पे सांस कुछ समय के लिए रुक जाती है। जैसे आपके यहाँ पे जानवर होगा, कोई मवेशी होगा, आप उसको पानी पिलाते होंगे, जैसे भैंस को पानी पिलाया या गाय को पानी पिलाया तो 1 बाल्टी पानी पी जाता है, उसके बाद भैंस हांफने लगता है क्योंकि लगातार पानी पी रहा है तो उस टाइम पे क्या करता है, रोक लेता है। तो ये एपिग्लॉटिस ही है जो क्या करता है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो भोजन को श्वास नली से जाने से रोकती है, एपिग्लॉटिस कहलाती है। आपको ये दिख रहा है, ये मानव का मुख है। मानव का मुख यहाँ से भोजन चबा करके यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर एक छोटी सी आपको इस रचना दिखाई दे रही होगी। ये रचना ही आगे बढ़ करके यहाँ पे देखिए, ये जो है, ये नली जो है वो ट्रैकिया है यानी श्वास नली है और ये जो नली है ये जो है भोजन की नली है यानी कि ग्रास नली है। अब जो ये वाला जो पट्टी है, ये पट्टी जो है आगे की तरफ से इसको ढक लेता है और भोजन यहाँ सीधा इस वाले पार्ट में चला आता है। और जैसे ही अगर ये रहता है तो मतलब कि भोजन जब नहीं कर रहे हैं तो ये हवा इसमें आने देता है। तो ये एक पट्टी जैसी रचना होती है जो भोजन को क्या करता है कि इधर की ओर घेर लेता है तो हवा इधर की ओर आएगा और जब आदमी भोजन करेगा उस टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये पट्टी इधर की ओर घूम जाएगी, इधर की ओर घूम जाएगी तो भोजन जो है इसमें जाने लगेगा, यानी कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है, उसका नाम है एपिग्लॉटिस है। ग्रास नली क्या है? तो मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में क्रमाकुंचन के माध्यम से पहुंचता है। ग्रास नली उस नली का नाम है जो ग्रसनी, ये ग्रसनी है हमारा, इस ग्रसनी से अमाशय को जोड़ने वाली, यहाँ पर देखिए कि मुख है आदमी का, ये ग्रसनी हो गया और ग्रसनी से अमाशय को जोड़ रहा है, ये अमाशय की थैली है, इसको जोड़ने वाली जो ये पाइप है, इस पाइप को हम लोग बोलते हैं ग्रास नली। इस पाइप को, जो पाइप है, इस पाइप का नाम क्या है? ग्रास नली है। ग्रास नली में भोजन के पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली से भोजन जो है अमाशय तक पहुंचता है। तो ग्रास नली क्या है? ग्रास नली एक पाइप का नाम है जो ग्रसनी से, जो गले से अमाशय को जोड़ता है, भोजन को मुख से
आमाशय तक पहुंचाने का जो कार्य करता है, जिस नली के द्वारा कार्य होता है, उस नली का नाम है ग्रास नली। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन को हम लोग पचा नहीं सकते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, तो वो एक पाइप है जो भोजन को मुख गुहा से, मुख से और आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्रमाकुंचन क्या है, तो भोजन के ग्रास नली में पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन और शीतलन। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़न और शीतलन का मतलब होता है फैलाव। तो तरंग की तरह संकुचन यानी सिकुड़ना और फैलना, जिसे क्रमाकुंचन कहते हैं। जैसे ही भोजन ग्रास नली के अंदर जाता है तो ग्रास नली की दीवारें फूलती और पचकती है। इस फूलने और पचकने की जो घटना है उसको हम क्रमाकुंचन कहते हैं। आइए इसको समझते हैं फिगर से। यहाँ पे जैसे ये ग्रास नली की दीवारें हैं, ये ऊपर का भाग गला है और नीचे यहाँ पर आमाशय है। तो जैसे ही भोजन यहाँ पर आया, देखिए भोजन का यहाँ पार्ट देखिए यहाँ पर पतला हो चुका है और यहाँ भी पतला है, और बीच में यह पार्ट क्या है, भोजन है। ये भोजन है, ये फैला हुआ है और भोजन नीचे की तरफ जाएगा। इसको नीचे की तरफ ले जाने वाली पेशी को बोलते हैं समवर्णी पेशी। ये भोजन को धीमे धीमे सरकते 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 नीचे ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज हम खाए और टन से हमारे पेट में चला जाएगा, गिर गया ऐसे तो फट ही जाएगा था पेट। इसीलिए जो है ये क्या करता है कि धीरे 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 ले जाता है, सरकते सरकते ले जाता है। इधर का पार्ट भी सिकुड़ गया, इधर का भी पार्ट सिकुड़ गया, बीच में फैला हुआ है। अब ये आगे की ओर सरकेगा तो क्या होगा कि इधर का भी पार्ट पचक जाएगा और इधर का भी पार्ट पचका रहेगा। बीच में ये धीरे 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 सरकते 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 ये आमाशय के अंदर यहाँ पर आ जाता है। तो आमाशय क्या है, अब आमाशय के बारे में समझते हैं हम। तो ग्रास नली हो गया, ग्रास नली से आगे आएंगे आमाशय। आमाशय देखिए इस प्रकार की एक थैली होती है, चौड़ी अनुप्रस्थ थैली होती है, तो इसको बोलते हैं आमाशय। तो यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। आमाशय का अग्रभाग देखिए क्या है कि ये ग्रास नली के बाद से शुरू होता है और ये चौड़ी थैली है, चौड़ा थैला है, थैली है। इसी थैली में जो भी हम लोग भोजन करते हैं सारा का सारा इसी में जाकर स्टोर होता है। तो ये थैली है और ये अनुप्रस्थ इस प्रकार के दिशा में क्या होती है, फैली होती है। आमाशय का अग्रभाग कार्डियक, जो आमाशय का ये वाला पार्ट है यहाँ पर, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं कार्डियक, क्योंकि ये हृदय के पास है और हृदय को बोलते हैं कार्डी, ये कार्डियक होता है। और जो लास्ट का भाग आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो लास्ट का भाग है यहाँ पर, इसको बोलते हैं पाइलोरिक। ये जो पार्ट है यहाँ पर, जो पतला पार्ट है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक। ये जो शुरुआत का भाग है इसको बोलते हैं हम कार्डियक, लास्ट का भाग को बोलते हैं पाइलोरिक और बीच के भाग को बोलते हैं फुंडिक। ये बीच का जो भाग है इसको बोलते हैं हम लोग फुंडिक, ये फुंडिक लिखा हुआ है। तो सबसे पहला भाग जहां पर ग्रास नली जो है आमाशय से जुड़ती है उसको बोलते हैं हम लोग कार्डियक, और जहां पर आमाशय खत्म होता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक, और बीच वाले भाग को बोलते हैं हम लोग फुंडिक। आहार नाल के तथा आमाशय की भीतरी दीवार पर एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर होता है। जो आमाशय की दीवार होती है उस पर एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर होता है, और जहां भी एपिथेलियम कोशिकाएं आएंगी वहां पर रक्त कोशिकाओं का जाल होगा। आमाशय की कोशिकाओं में जगह जगह अंदर की ओर धंसा हुआ भाग होता है। इन धसे भागों की कोशिकाएं आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करती हैं। आमाशय के अंदर जगह जगह पार्ट पर धसा धसा पार्ट होता है, उन्हीं पार्टों से जठर रस या आमाशय रस जिसको बोलते हैं उसका निर्माण होता है। क्योंकि उनमें मेनली उसमें तीन जो है रस निकलते हैं, म्यूकस होता है, अम्ल होता है और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। आगे है कि जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो अभी हम पढ़े कि जठर ग्रंथि की जो कोशिकाएं होती है वो तीन प्रकार की होती हैं। एक का नाम है श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं, श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं होता है, और दूसरा का नाम है भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं, और तीसरा का नाम है मुख्य जाइमोजिन कोशिकाएं। तो जो आमाशय होता है, आमाशय के अंदर धसा धसा पार्ट होता है, उसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। पहला का नाम है म्यूकस कोशिकाएं या श्लेष्मा, दूसरा का नाम है भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं जो अम्ल को स्रावित करती हैं। म्यूकस किसको स्रावित करती है, तो म्यूकस को स्रावित करती है। म्यूकस को नाम ही है म्यूकस या श्लेष्मा, तो उससे म्यूकस निकलता है, श्लेष्मा निकलता है। म्यूकस एक चिकना पदार्थ होता है, जैसे आप नाक से नेटा निकाल मतलब छींकते होंगे तो वो भी एक म्यूकस ही है।
और वो पेट के अंदर भी होता है। भित्तीय अम्लजन कोशिकाएं, इससे जो है अम्ल नाम ही है अम्लजन। अम्ल, ये जन का मतलब जो अम्ल को जन्म दे, ऐसी कोशिकाएं जो अम्ल को जन्म दे उसे अम्लजन कोशिकाएं कहती हैं। इससे HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। और तीसरा है मुख्य जाइमोजिन कोशिकाएं, यानी इनसे निकलता है इंजाइम। तो जो इंजाइम निकलता है उसका नाम होता है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। जठर रस क्या है? तो जो तीनों अभी हम लोग कोशिकाएं पढ़े, श्लेष्मा कोशिकाएं, भित्तीय अम्लजन कोशिकाएं, मुख्य जाइमोजिन कोशिकाएं, इन तीनों को अगर मिला देंगे हम तो जठर रस कहलाएगा। तो जठर ग्रंथियों की कोशिकाओं से एक रस का स्त्राव होता है जिसे जठर रस कहते हैं। तीनों जो है, तीनों ग्रंथि मिल जाएगा, श्लेष्मा म्यूकस मिल जाए, श्लेष्मा या म्यूकस मिल जाए, भित्तीय अम्लजन मिल जाए और मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं, तीनों मिल जाएंगे। तीनों से स्त्राव जो होगा उस स्त्राव का नाम है जठर रस। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, म्यूकस या श्लेष्मा होता है और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकला है, अम्लजन से निकला है। म्यूकस जो कोशिका है वो म्यूकस कोशिका से म्यूकस निकलेगा और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन जो है वो जाइमोजिन कोशिकाओं से निकला है। अम्लजन कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाओं से म्यूकस निकलता है तथा जाइमोजिन कोशिकाओं से निष्क्रिय पेप्सिनोजेन निकलता है। और इन तीनों को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं जठर रस बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन था उससे जैसे ही उससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल टच करता है वो सक्रिय हो जाता है, वो जाग जाता है और उसका नाम हो जाता है पेप्सिन। आप एक एरिस्टोजाइम का डब्बा देखे होंगे, उस पर भी लिखा रहता है पेप्सिन एरिस्टोजाइम, अनानास का उस पर चित्र होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है तथा पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन था उससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला तो वो सक्रिय पेप्सिन में बदल गया और पेप्सिन जो है जैसे ही प्रोटीन पर काम करेगा तो उसका नाम कर दिया जाएगा पेप्टोन। वो प्रोटोन पेप्टोन में चेंज कर देगा उसको। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्त्राव होता है। मनुष्य के आमाशय यानी पेट के अंदर जो जिसमें भोजन की थैली होती है जिसको आमाशय बोलते हैं, उसमें 3 लीटर जठर रस का स्त्राव होता है। और जो लार ग्रंथि था, मुंह में लार बनता था, वो 1.5 लीटर प्रतिदिन बनता है। 1.5 का डबल, तिगुना 3 लीटर जो होता है जठर रस बनता है, पेट के अंदर बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है, भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl जो है वो जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। वो भोजन के साथ आने वाले जो भी बैक्टीरिया है उसको सबको क्या करता है, वो मार देता है। याद होगा आपको कोरोना टाइम के समय में आपको बोला था गर्म सूप पीने के लिए, गर्म जूस पीने के लिए, ताकि गर्म पीने से क्या होगा कि वो भोजन के साथ चला जाएगा आमाशय में, और आमाशय में अगर चल गया तो वहां पर आमाशय का HCl जो अम्ल है उसको भोजन बैक्टीरिया को क्या करेगा, मार देगा। और इसीलिए गर्म बोला था कि ताकि श्वास नली में न जाए, श्वास नली में चला जाएगा तो वायु कोशिकाओं को अरुद्ध कर देगा जिससे आदमी की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए कोरोना के टाइम में उसको बोला गया था कि आपको गरम गरम सूप पीना है, गरम जूस पीना है। इसीलिए आदमी उस टाइम पे गरम ज्यादा सेवन कर रहा था सूप का। नवजात शिशुओं में पेप्सिन एंजाइम के अतिरिक्त रेनिन नामक एंजाइम भी पाया जाता है। देखिए एक दूध को पचाने का एंजाइम है जिसका नाम है रेनिन। दूध को पचाने वाला एंजाइम का नाम है रेनिन। और नवजात शिशुओं में पेप्सिन एंजाइम के अलावे रेनिन नाम का एंजाइम भी पाया जाता है जो दूध के पाचन में सहायक होता है। नवजात शिशु के अंदर पेप्सिन एंजाइम तो होता ही है, इसके अलावे रेनिन नामक एंजाइम भी होता है जो मेनली दूध को पचाने का कार्य करता है। पेप्टिक अल्सर क्या है? आमाशय की ग्रंथियां से कभी कभी अत्यधिक अम्लीय स्त्राव होने लगता है। आमाशय में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, म्यूकस, अम्लजन कोशिकाएं और निष्क्रिय जाइमोजिन कोशिकाएं। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अम्ल निकलता है, अम्लीय स्त्राव अधिक होता है जिसके कारण आमाशय की दीवार को सुरक्षित रखने वाले म्यूकस का स्त्राव घट जाता है। देखिए किसी कारण से म्यूकस का स्त्राव घट गया और HCl का स्त्राव जो है बढ़ गया। इससे क्या होता है कि म्यूकस जो था वो दीवार को सुरक्षित रखता है। आमाशय के जो पेट जो है, आप सोचिए कोई आदमी चिकन खा लेता है, हड्डी भी खा लेता है तो उसको पचा देता है वो, और अगर मान लीजिए जो पचा दे रहा है उसको गला देता है तो क्या जो HCl है वो आमाशय की दीवार को नहीं गला सकता है? बिल्कुल गला सकता है। तो क्या होता है कि आमाशय के अंदर जो म्यूकस है
वो म्यूकस चारों तरफ से एक लेयर की तरह कार्य करता है जो HCl के प्रभाव से दीवार को बचाता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी म्यूकस का स्त्राव घट गया और HCl का स्त्राव बढ़ गया, तो अब म्यूकस सुरक्षा नहीं कर पाएगा और पेट का जो अंदर का जो चमड़ा है, जो अंदर का भाग है, वो छिल जाएगा और जिससे घाव उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। सुरक्षित रखने वाले म्यूकस का स्त्राव घट जाता है। ऐसी स्थिति में दीवार के आंतरिक स्तर में कहीं कहीं गोलाकार अंदर की ओर धंसा हुआ घाव निकल जाता है, जिसे अल्सर या पेप्टिक अल्सर कहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये गैस्ट्रिक अल्सर जो है, यहाँ पर पेट के अंदर अमाशय का ही पेट है। अमाशय में क्या हुआ है कि यहाँ पर छिला गया, म्यूकस का स्त्राव कम हो जाएगा, यहाँ पर HCl का मतलब HCl का स्त्राव बढ़ जाएगा। बढ़ने का इसी को यहाँ पर बड़ा फोटो किया गया है। तो इस प्रकार से अंदर धंसा हुआ घाव निकल जाएगा। ये देखिए, ये अंदर की तरफ घाव है, तो ये घाव निकल जाएगा। तो घाव निकल जाएगा, इसको हम बोलेंगे पेप्टिक अल्सर। शरीर के बाहर निकला तो घाव, शरीर के अंदर निकला तो अल्सर, और चूंकि ये पेट के अंदर होगा तो इसको बोल देंगे पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर का मुख्य कारण क्या है? तो लंबे समय तक भूखे रहना। जो व्यक्ति लंबे समय तक भूखे रहते हैं उनमें ज्यादा संभावना होती है पेप्टिक अल्सर होने के लिए। अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त वसा का पाचन प्रारंभ होता है। अमाशय के अंदर जो होता है प्रोटीन के छोड़ देना है, प्रोटीन का नहीं होता है, और वसा का पाचन जो होता है प्रारंभ हो जाता है। और प्रोटीन का पाचन अंतिम रूप से जो होता है छोटी आंत में होता है। यहाँ वसा का पाचन गैस्ट्रिक लाइपेस के द्वारा होता है। गैस्ट्रिक लाइपेस का मतलब गैस्ट्रिक जूस जिसको बोलते हैं, जठर ग्रंथि बोल रहे थे, जठर रस बोल रहे थे, उसी जठर रस के द्वारा यहाँ वसा का पाचन जो होता है शुरू हो जाता है। गैस्ट्रिक लाइपेस वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। जो वसा है उसको तोड़ करके वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल देगा जठर रस। जठर रस को हम बोलेंगे गैस्ट्रिक लाइपेस बोलते हैं उसको हम। काइम किसे कहते हैं? तो अमाशय में गैस्ट्रिक लाइपेस वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदलता है। जो भी हम खाना खाए उसमें वसा होता है, वसा को तोड़ तोड़ के, उसके अणुओं को तोड़ तोड़ के सरल करेगा, छोटा करेगा, और वो तोड़ेगा, इतना तोड़ेगा, उतना महीन बारीक करेगा, तो उसका जो स्वरूप होता है वो हो जाता है गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, और इसको हम लोग काइम कहते हैं। सबसे पहले जो होता है कि जो अम्ल होता है वो वसा, जठर रस जो होता है वो वसा को तोड़ करके वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में परिवर्तित करेगा, जिससे इसका जो स्वरूप होता है गाढ़े लेई की तरह। आप घर में कभी चिपकाने के लिए आटा को क्या किए होंगे, आटा पानी डाल के उसको गर्म करते होंगे तो लेई की तरह बन जाता है, एकदम खड़कने लगता है। उससे हम लोग चिपकाने का काम करते थे पहले, पत्ता का होता का, तो इस तरह का हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। छोटी आंत के बारे में समझते हैं कि छोटी आंत आहार नाल के सबसे लंबा भाग है। छोटी आंत जो होता है, जितना भी हमारा आहार नाल है, मुख्य गुहा से लेकर के मल द्वार तक का नाल को बोलते हैं आहार नाल बोलते हैं। तो इसमें सबसे जो बड़ा पार्ट होता है वो छोटी आंत होता है। पूरा आहार नाल जो होता है वो 8 मीटर का होता है, जिसमें 6 मीटर का जो होता है छोटी आंत ही होता है। तो यह बेलनाकार रचना है आहार नाल के, इसी भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। छोटी आंत में ही अंतिम रूप से पाचन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, उसमें जल का अवशोषण होता है। इसकी मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। छोटी आंत 3 भागों में, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, जैसे अमाशय 3 भागों में बटा हुआ था। अमाशय के 3 भाग थे, कार्डियक, लास्ट का भाग का नाम था पायोरिक, और बीच वाले का नाम था फुंडिक। उसी तरह से जो छोटी आंत होता है यह भी 3 भागों में बटा होता है। सबसे शुरुआत का जो भाग है उसका नाम है ग्रहणी या ड्यूओडिनम, और जो लास्ट का भाग है उसका नाम है इलियम, और बीच का छोटा सा पार्ट है जिसका नाम होता है जेजुनम। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये छोटी आंत जो है, ये छोटी आंत है। छोटी आंत, ये छोटी आंत इसका नाम इसलिए पड़ा है ताकि ये छोटा नहीं है, छोटा के कारण नहीं नाम पड़ा है, ये छोटी आंत जो होता है पतला होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है छोटी आंत। तो ये छोटी आंत है। छोटी आंत का ये आधा जो भाग है, इधर का जो भाग है, इसको बोलेंगे हम जेजुनम, और ये जो नीचे का भाग है इसको बोलेंगे हम इलियम। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर, जो अमाशय है, यहाँ पर अमाशय से ज्वाइंट रहता है इस तरह से, ये अमाशय से ज्वाइंट होता है, इस वाला भाग को हम बोलते हैं हम लोग ग्रहणी या ड्यूओडिनम। ड्यूओडिनम, इसको भाग, जो भाग जो है जहां पर अमाशय से जुड़ा होता है, इस भाग को बोलते हैं ड्यूओडिनम। और इसके आगे का भाग जैसे ही इसके अंदर प्रवेश कर जाता है तो इसका बोलते हैं हम जेजुनम, और इसके नीचे का अधिकांश भाग जो होता है वो इलियम होता है। छोटी आंत 3 भागों में ग्रहणी, जेजुनम तथा इलियम में बटा होता है।
भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। देखिए अलग अलग जानवरों में अलग अलग तरह के छोटी आंत होती है। जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं उसमें छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है। मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो छोटी होती कम होती है। शाकाहारी जंतु में छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होगा, मांसाहारी में कम होता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं में ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि शाकाहारी जंतु खाते क्या है? तो शाकाहारी जो जंतु है वो खाते हैं पेड़ पौधे का पत्ता खाएंगे या पेड़ पौधा का जो फल है वो खाएंगे। तो इन सबों में भरपूर मात्रा में सेल्यूलोज पाया जाता है और सेल्यूलोज का पाचन जब भी होगा तो वो छोटी आंत जितनी ज्यादा बड़ा रहेगा उतना ही ज्यादा सेल्यूलोज का पाचन कर सकता है, अन्यथा पाचन नहीं होगा। तो मांसाहारी जंतु जो होता है वो पेड़ पौधा खाता ही नहीं है, तो उनको पचाने के लिए बड़ी आंत छोटी आंत की जो लंबा अधिक होना जरूरी नहीं है। लेकिन जो शाकाहारी जंतु है उनमें छोटी आंत की लंबाई इसीलिए अधिक होती है ताकि वो सेल्यूलोज का पाचन ठीक ठाक कर सके। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है ताकि सेल्यूलोज का पाचन ठीक से हो सके। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की अपेक्षा कम होती है। तो आप ये देख सकते हैं ये वाला जो मोटा वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग जो है ये बड़ी आंत है, लेकिन जो इसके अंदर का जो भाग है वो छोटी आंत है। छोटी आंत में तीन भाग बता ही दिए कि ये हो गया अमाशय आंत का हो गया। जैसे ही अमाशय से आगे का भाग निकलेगा इसको बोलेंगे हम ग्रहणी या डिवोडनम बोलेंगे। इसके अंदर जो प्रवेश कर जाएगा तो आधा भाग, आधा से थोड़ा सा कमी भाग को बोलते हैं जेजुनम बोलते हैं, और इसके नीचे का पूरा वाला भाग को बोलते हैं इलियम। इसी इलियम के विलाई के द्वारा या रसांकुर के द्वारा भोजन का अवशोषण होता है। आगे ग्रहणी क्या है? तो अग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है जो अमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। अभी आपको बताए थे कि पाइलोरिक भाग के बाद शुरू हो रहा है। पाइलोरिक प्रायः सी आकार के होता है, जहां पाइलोरिक छिद्र था वहां से यह सी आकार का इस प्रकार से मुड़ा था, इसको बोलते हैं ग्रहणी। ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नलिका खुलती है। इसमें एक छिद्र के द्वारा एक नलिका यहाँ पे खुलती है जो दो भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनी है। इनमें से एक नलिका अग्नाशय वाहिनी तथा दूसरी नलिका जो मूल पित्तवाहिनी होती है। इसी नलिका जो ग्रहणी होता है इसमें ग्रहणी में मूल पित्तवाहिनी यानी पित्त से जो रस निकलता है वो इसमें आकर के मिलता है। जेजुनम क्या है? तो छोटी आंत का मध्य भाग है। छोटी आंत का जो मध्य भाग है वो जेजुनम कहलाएगा। देखिए छोटी आंत है, अगर इसको हम बीच से यहां से बांट दे इतना दूर तो यहां से ऊपर वाला भाग जेजुनम कहलाएगा और नीचे का भाग कहलाएगा इलियम। तो ये जो है मध्य भाग होता है, ये मध्य बीच का जो भाग है आधा से कम होता है थोड़ा सा ये, तो ये कहलाएगा जेजुनम। जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग है। जेजुनम को अग्र क्षुद्रांत भी कहते हैं, क्योंकि क्षुद्रांत का नाम है छोटी आंत। क्षुद्र माने छोटा, आंत माने आंत यानी क्षुद्र आंत यानी क्षुद्रांत। जेजुनम को अग्र क्षुद्रांत कहते हैं। अग्र माने आगे, यानी कि छोटी आंत का अगला हिस्सा जो आगे का जो हिस्सा पहला हिस्सा है उसको हम क्या बोलेंगे? जेजुनम बोलते हैं। तो इसी का नाम है अग्र क्षुद्रांत भी इसको कहते हैं। यह भोजन का पाचित रस का अवशोषण करता है। जो भोजन में पचे हुए रस है उसका अवशोषण जेजुनम करता है। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है जिसे क्षुद्रांत भी कहते हैं। देखिए ये क्षुद्रांत है, टोटल को क्षुद्रांत कहते हैं। ये अग्र क्षुद्रांत यानी आगे का था इसलिए अग्र क्षुद्रांत, इसे क्षुद्रांत भी कहते हैं। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त हो जाता है। छोटी आंत के बाद भोजन अब पचता नहीं है। अंतिम रूप से पाचन छोटी आंत के इलियम में समाप्त हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इसी भाग में होता है, यानी कि इलियम के अंदर ही भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त हो जाता है और इसी में भोजन क्या होता है? अवशोषण भी हो जाता है। भोजन के पचे हुए रस का अवशोषण हो जाता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन पित्त, अग्नाशयी रस, आंत रस जिसको सक्कस एंटीरिकस भी कहते हैं की क्रिया से होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन तीन क्रियाओं के सहयोग से होता है, पित्त से, अग्नाशयी रस से और आंत रस से। यकृत से पित्त निकलता है। यकृत जो होता है उससे पित्त निकलता है, पित्ताशय नामक थैली में संचित होता है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। आंत ग्रंथियों से आंत रस का स्त्राव होता है। यकृत को समझते हैं। यकृत यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो उदर गुहा के ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित होती है। जो यकृत होता है, आप यहाँ पर आदमी का चित्र देख रहे हैं। ये आदमी का ये वाला जो भाग है, नीचे वाला भाग है, ये अमाशय है और इसके जस्ट ऊपर आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जो एक ग्रंथि है इसको बोलते हैं हम लोग, ये लीवर बोलते हैं। इसी का यहाँ पर बड़ा फोटो है।
तो ये लीवर होता है इस तरह का। तो ये लीवर जो होता है कहाँ पर ये अवस्थित है, तो ये अवस्थित कहाँ है, देखिए पेट के अंदर, यहाँ से यहाँ तक जो है डायफ्राम अलग होता है, इसको पेट बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि यकृत यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो उदर गुहा, ये पेट के अंदर का ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित है। आप देखिए पेट में कहां पर है, तो यहाँ से छाती का पार्ट हो गया, यहाँ से ये छाती हो गया, ये लंग्स और फेफड़ा हो गया। तो ये पेट के ऊपर वाला भाग पर स्थित है, तो ये ऊपरी भाग में स्थित है, ये जो है ये पेट के ऊपरी भाग में स्थित है। और कहां पर है, तो दाहिने तरफ, ये लेफ्ट, यहां से आप बांटिएगा तो इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया, तो इधर राइट साइड में ये अवस्थित है। ये जो है यहां से अगर बांटिएगा तो इधर का लेफ्ट हिस्सा और इधर का क्या जाएगा राइट। ये अधिकांश हिस्सा कहाँ है, राइट हिस्सा में है, ये राइट भाग में, दाहिने भाग में पाया जाता है। यकृत कोशिकाओं में पित्त का स्त्राव होता है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर एक हरे रंग की, यहाँ पर आप देखिए एक हरे रंग की ग्रंथि है, इसी को बोलते हैं हम लोग पित्ताशय, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ये जो है इसको बोलते हैं अंग्रेजी में हम लोग गॉल ब्लैडर बोलते हैं। और ये पित्ताशय नामक थैली में जो संचित रहता है, ये हरे रंग की थैली होती है। तो यकृत से कई छोटी छोटी यकृत नलिकाएं निकलते हैं, यकृत से बहुत सारी नलिकाएं निकलती है, छोटी छोटी बहुत सारी निकलती रहती हैं। यकृत नलिकाएं पित्ताशय से निकलने वाली नलिका के साथ जुड़कर एक मूल पित्तवाहिनी बनाती है। इससे जो यकृत नलिकाएं जो है, इससे जो निकल रहे नलिकाएं पित्ताशय से निकलने वाली नलिकाओं के साथ जुड़कर, इससे जो नलिका जो है उससे मिल जाती है और मिलने के बाद एक मोटा नली बनाती है, जिसे बोलते हैं मूल पित्तवाहिनी बोलते हैं। यकृत का भार लगभग 1.5 किलोग्राम का होता है। यकृत जो होता है, ये जो लीवर है, इसका वजन जो होता है 1.5 किलोग्राम का होता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है यकृत। अगर कोई पूछे कि शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, चमड़ा, लेकिन वो बाहर से है। और ये जो बोला है आंतरिक है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, अंदर से अस्त्रावित करने वाली ग्रंथि है, तो इसीलिए बोलेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। यकृत शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। शरीर के अंदर का सबसे बड़ा जो अंग है उसका नाम है यकृत, लीवर। अस्त्रावित पित्त का संचय पित्ताशय नामक एक छोटी सी थैली में रहता है। और यह पित्ताशय नामक आप थैली देख रहे हैं जो हरा रंग का है, इसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। अब पित्त के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि पित्त क्या है। तो पित्त होता है गाढ़ा एवं हरे रंग का क्षारीय द्रव है। पित्त जो होता है वो गाढ़ा है और हरे रंग का है, और द्रव का कैसा है, क्वालिटी कैसा है, तो वो क्षारीय है। इसका पीएच 7.4 से 8.8 के बीच में होता है। इसका पीएच जो होता है वो 7.4 से 8.8 के बीच में इसका पीएच मान होता है। पित्त के कार्य क्या है, तो पित्त के निम्नलिखित 2 कार्य हैं। पित्त आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लता को नष्ट कर उसे क्षारीय बनाता है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि जब भोजन का विखंडन होता है आमाशय में तो उसको कायम बोलते हैं। क्योंकि आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय होता है, तो जब वो अम्ल अम्लीय है तो अम्लीय होगा। अब उसको क्या करेगा कि जो पित्त का जब रस मिलेगा उसको, तो अम्लीयता उसके नष्ट कर देगा और उसको क्षारीय बना देगा। अब क्षारीय बनाता है ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम उस पर क्रिया सके। अब जब अमाशय अग्नाशय से आगे जाके मिलेगा तो अग्नाशयी रस के जो एंजाइम होंगे वो उस पर क्रिया कर सकते हैं। पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन होता है। जो पित्त जो क्षारीय होता है वह अब क्या करता है कि वसा को विखंडन करता है, तोड़ता है छोटे छोटे टुकड़ों में, एवं पायसीकरण होता है। ये पायसीकरण क्या होता है, तो पायस किसे कहते हैं, तो तेल दो नच मिलने वाले, जैसे तेल और पानी दोनों अलग अलग रहते हैं, मिलते नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती उसको मिलाते हैं, तो तेल और पानी के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, पायस बोलते हैं। जैसे दूध को आप फाड़ेंगे कभी भी, देखिए कि दूध में तेल जैसा छड़ा छड़ा चीज रहता है, जैसे दूध को फाड़िएगा तो उसके जो पानी होगा ना उसमें देखिएगा चमकता हुआ आपको तेल तेल जैसा दिखाई देगा, तो वो पायस है। दूध एक खुद पायस है, क्योंकि उसमें तेल वाला पदार्थ भी क्या होता है, मिला हुआ होता है। या आप मक्खन जो तेल जो है, सॉरी जो दूध जो है, उस दूध का जो आप पनीर ले लीजिए और पनीर को हाथ में मलिए, आप देखिएगा कि आपके हाथों में तेल लग जाएगा, तो वो पहले तो मिक्स था। तो दूध भी एक पायस का होता है। पायस का मतलब क्या है कि तेल और पानी जैसे मिश्रण को मिल जाना क्या करता है, पायसीकरण कराता है, ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। तो पायसीकरण इसलिए होता है कि ताकि जो वसा को जो तोड़ने वाले जो एंजाइम है वो आसानी से उसको क्या कर सके, क्रिया कर सके, तोड़ सके। अग्नाशय क्या है, तो अमाशय के ठीक नीचे ग्रहणी को घेरे एक पीले रंग की ग्रंथि होती है जिसे अग्नाशय कहते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक पीले रंग की जो ग्रंथि है, ये वाला, यही ग्रंथि जो है वो अग्नाशय कहलाती है। इसमें शायद आपको दिख रहा हो, यहाँ पर ये जो है एक ग्रंथि इस तरह घेरे हुए रहता है, पीले रंग की रहती है, यही जो है ये अग्नाशय ग्रंथि होती है। अमाशय के ठीक नीचे ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जो अग्नाशय कहलाती है। अग्नाशय क्या होता है? अमाशय के ठीक नीचे ग्रहणी को घेरे, ग्रहणी जो था छोटी का पहला भाग था, इसको घेरे एक पीले रंग की ग्रंथि होती है जो अग्नाशय कहलाती है। अग्नाशय में अनेक पतली पतली नलिकाएं होती है जो आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्नाशय वाहिनी बनाती है। अग्नाशय वाहिनी तथा मूल पित्तवाहिनी मिलकर एक बड़ी नलिका बनाते हैं, फिर यह नलिका एक छिद्र के द्वारा ग्रहणी में खुलती है। तो अब क्या होता है कि अग्नाशय जो वाहिनी है वो अनेक पतली पतली नलिकाएं होती है, वो आपस में जुड़कर एक बड़ी नलिका बनाती है, और बड़ी नलिका बनाने के बाद वो ग्रहणी में जाकर आकर के मिल जाती है। अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, इमाइलेस, लाइपेस और न्यूक्लियस नामक एंजाइम पाए जाते हैं। जो अग्नाशय जो है, अग्नाशयी रस, जो अग्नाशय से निकलने वाली जो नलिकाएं है उसमें अग्नाशयी रस बन निकलेगा। इसमें 4 प्रकार के जो है एंजाइम पाए जाते हैं। पहला का नाम है ट्रिप्सिन, इमाइलेस, लाइपेज और न्यूक्लियेज। ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज 4 प्रकार की एंजाइम में मेनली पाई जाती हैं। अग्नाशयी रस के एंजाइम भोजन के अवयवों पर जो अभिक्रिया करते हैं उन अभिक्रियाओं को लिखें। अग्नाशयी रस के एंजाइम तो भोजन पर अभिक्रिया कर ही रहा होगा, उन अभिक्रियाओं को लिखना है। तो अग्नाशयी रस के एंजाइम भोजन के अवयव पर निम्नलिखित अभिक्रिया करते हैं। पहला है इमाइलेज, वो स्टार्च या ग्लाइकोजेन से जब अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा माल्टोस। लाइपेस प्लस इमल्सीकृत वसा, लाइपेस जो है वो इमल्सीकृत वसा से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। और न्यूक्लियेज जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा न्यूक्लियोटाइडस बनाएगा। आंत ग्रंथियां क्या है? तो छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथियां होती है, इनका स्त्राव आंत रस या संकट सक्कस एंटीरिकस कहते हैं। आंत ग्रंथि जो आंत होता है, आंत के अंदर भी अंदर रस निकलता है, उसमें से पचाने के लिए एंजाइम निकलते हैं, तो उनसे निकलने वाला जो स्त्राव होता है उसको बोलते हैं हम आंत रस या संकस एंटीरिकस भी हम लोग उसको कहते हैं। आंत रस के एंजाइम जो होते हैं, आंत रस के एंजाइम तथा भोजन के विभिन्न अवयवों पर होने वाली अभिक्रियाओं को लिखे। आंत रस के एंजाइम तथा भोजन के विभिन्न अवयवों पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। पेप्टाइडेस प्लस पेप्टोन, याद है आपको पेप्टोन? जब अमाशय के अंदर जाइमोजिन जो कोशिकाएं था उससे निकला था निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। निष्क्रिय पेप्सिनोजेन में HCl अभिक्रिया किया तो बन गया सक्रिय पेप्सिन, और प्रोटीन पर कार्य करके बन गया पेप्टोन। तो जब पेप्टाइडेस ये पेप्टोन जब अभिक्रिया करता है तो बनाता है एमिनो अम्ल बनाता है। लाइपेज प्लस बची हुई इमल्सीकृत वसा, वसा जो है उसको तो विखंडन हुआ है, लेकिन अगर कुछ वसा बच जाएगा तो उसको फिर तोड़ेगा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ेगा। कौन तोड़ेगा? लाइपेज, जो अभी पीछे हम लोग पढ़े थे। इनवर्टेज प्लस सुक्रोस बनेगा ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस। लैक्टेस प्लस लैक्टोस बनेगा ग्लूकोस प्लस ग्लैक्टोज। और न्यूक्लियस प्लस न्यूक्लिक एसिड बनेगा न्यूक्लियोटाइडस, जो अभी पीछे हम लोग पढ़े थे। इसको आप देख लीजिएगा एक बार। चाइल क्या है? आंत्रश के एंजाइम भोजन के विभिन्न अवयवों पर अभिक्रिया कर काइम को और भी तरल कर देते हैं, जिसे चाइल कहते हैं। आंत्रश याद होगा आपको, भोजन जब हम अमाशय पढ़ रहे थे हम लोग, तो अमाशय में जब भोजन था उसका स्वरूप गाढ़े लेई की तरह हो गया था, जिसको हम लोग काइम कह रहे थे। अब काइम पहले से और भी पतला हो गया है, जिसको हम लोग चाइल कहते हैं। तो विभिन्न अवयवों पर अभिक्रिया करके काइम को और भी तरल कर देते हैं, जिसे चाइल कहते हैं। आप अगर गांव से बिलोंग करते हो, देखते हैं कि गांव पे जो द्वार होता है उसको गोबर से लिपा जाता है, तो गोबर से लिपने के कारण में जो गोबर होता है एकदम पतला हो जाता है, तो उसी टाइप का हो जाता है चाइल। या मान लीजिए कोई सत्तू पीता है तो घोर के पीता है, तो गाढ़ा सत्तू जो घोरा हुआ होगा वो चाइल के रूप का होता है। चाइल के बचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है इलियम के विलाई के द्वारा होता है।
और अवशोषण के उपरांत सरल भोजन विलाई में स्थित रुधिर कोशिकाओं के रुधिर में मिल जाते हैं तथा रक्त रुधिर संचार के द्वारा विभिन्न भागों में वितरित हो जाते हैं। जो चाइल्ड है वो अंतिम भोजन का अंतिम चरण हो चुका है और उसमें जो भी एनर्जी जो बचा हुआ, जो भी पौष्टिक पदार्थ है, उसको जो है छोटी आंत का जो इलियम का जो विलाई है, जिसको रसा अंकुर बोलते हैं, वो उसको खींच करके ऑब्जर्व करके ब्लड मिला देगा और ब्लड से पूरे शरीर में वो रनिंग करने लगेगा और जहां जिस अंग को जितना जरूरत होगा ताकत की, वो अंग उतना ताकत ले लेगा। अब इसके बाद आता है बड़ी आंत। छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत दो भागों में बटा होता है जिन्हें कोलन तथा मलाशय या रेक्टम कहते हैं। कोलन तीन भागों में विभक्त होता है, ऊपरी गामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन तथा अधोगामी कोलन। अधोगामी कोलन रेक्टम में खुलता है जो अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। देखिए बड़ी आंत क्या है, तो छोटी आंत, अब छोटी आंत भी कहीं ना कहीं खुलेगा आहार नाल में अगले भाग में, तो छोटी आंत जाके बड़ी आंत से मिल जाता है। बड़ी आंत दो भागों में बटा होता है। बड़ी आंत को जनरली हम लोग दो भागों में बांटे हुए हैं, एक जिसका नाम है कोलन कहते हैं और दूसरा का नाम है रेक्टम या मलाशय जिसमें मल एकत्रित रहता है। कोलन भी तीन भागों में बटा होता है, ऊपरी गामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन तथा अधोगामी कोलन। अधोगामी कोलन जो होता है रेक्टम में खुलता है और अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। तो आप इसको थोड़ा सा फोटो इसका देख लीजिए। तो आप इसको देखिए, ये जो है हमारा, ये छोटी आंत यहां पर ज्वाइंट होता है। इस छोटी आंत की जो जोड़ है इसको बोलते हैं सीकम। ये हो गया सीकम। और ये जो अंगली जैसी रचना है इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स है। छोटी आंत यहां पे जुड़ा और भोजन अब यहां से जाएगा इधर की ओर, तो ये मेनली दो भागों में बटा होता है। ये दो भाग में, एक भाग जो आपका है ये यहां से जो भाग आप दिख रहे हैं, ये भाग इसको हम बोलते हैं रेक्टम। ये हमारा जो हरा रंग का भाग है इसको बोलेंगे हम रेक्टम। और जो ये जो भाग जो लाल रंग से ये जो लाइन हम खींचे हैं, ये तीन भागों में बटा होता है, इसी को बोलते हैं हम कोलन। ये हमारा है कोलन, इसको हम बोलेंगे कोलन। तो कोलन में तीन भाग होता है। ये जो नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर, इसको बोलेंगे ऊपरी गामी कोलन। ऊपरी गामी कोलन। देखिए नीचे से ऊपर की तरफ भोजन जाएगा तो अब इसको बोलेंगे हम ऊपरी गामी कोलन। और ये जो है इस सीधा हो गया है आकर के, इसको बोलेंगे अनुप्रस्थ कोलन। अनुप्रस्थ कोलन। और ये नीचे की तरफ गिर रहा है, अब इस डायरेक्शन में भोजन आएगा नीचे की तरफ, ये भोजन इस तरह से जाएगा। तो ऊपर में चढ़ा तो ऊपरी गामी कोलन, सीधा आया तो अनुप्रस्थ कोलन, और अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो इसको बोलेंगे अधोगामी कोलन। अधोगामी कोलन। यानी भोजन जो है कोलन कितने भागों में बटा होता है, कोलन तीन भागों में बटा होता है। यहां पर कोलन जो होता है तीन भागों में, छोटी बड़ी आंत जो होता है कितने भागों में बटा है, तो बड़ी आंत दो भागों में। इस सबको तो कोलन ही कह रहे हैं, ये भी कोलन है, ये भी कोलन है, ये भी कोलन है, और एक है रेक्टम। तो जो बड़ी आंत है वो दो भागों में बटा है, कोलन और रेक्टम। लेकिन कोलन जो होता है वो तीन भागों में बटा होता है। नीचे से ऊपर क्यों गया तो ऊपरी गामी कोलन, साइड में सीधा चला गया तो बोलेंगे अनुप्रस्थ कोलन, और नीचे की तरफ गिरेगा तो बोलेंगे अधोगामी कोलन। अच्छा, चूंकि जहां यहाँ पर छोटी आंत से जुड़ रहा है, यहाँ पर जिस पॉइंट पर जुड़ रहा है, इस पॉइंट का नाम है, यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है जिस पॉइंट पर, इसका नाम है सीकम। इसका नाम है सीकम। और यहीं पर एक अंगुली जैसी रचना ऐसे लटकती रहती है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स बोलते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। यहां तक हो गया था अधोगामी कोलन। अधोगामी कोलन रेक्टम में खुलता है और अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। अपचा भोजन, जो भोजन अब पच नहीं सकता है, जिसको पचाने की ताकत नहीं है, अपचा भोजन इलियम से कोलन में होते हुए रेक्टम में पहुंचता है। जो अपचा भोजन है छोटी आंत से पहुंचेगा इलियम, सॉरी छोटी आंत जो है, छोटी आंत से पहुंचेगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जो है ऊपरी गामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, अनुप्रस्थ कोलन के बाद अधोगामी कोलन, और अधोगामी कोलन से फिर रेक्टम में जाकर के संचित हो जाएगा। बड़ी आंत के इन भागों में अपचे भोजन के अतिरिक्त जल का भी अवशोषण हो जाता है। जो जितना भी एक्स्ट्रा जल होगा, जो शरीर में जितना भी एक्स्ट्रा जल होगा जो अपचा भोजन में होगा, वो सारा जल को क्या करेगा, ये अवशोषित कर लेगा। अंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर रेक्टम में संचित हो रहता है।
जहां से यह समय समय पर मल द्वार के रास्ते शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। सीकम क्या है? छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जो सीकम कहलाती है। छोटी आंत बड़ी आंत से जिस नली के द्वारा जुड़ती है उसको हम बोलते हैं सीकम बोलते हैं। और उसी सीकम के जहां पर छोटी आंत जुड़ता है उसके नीचे जो होता है, छोटी आंत बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जिसे सीकम कहते हैं। अपेंडिक्स क्या है? तो सीकम के शीर्ष पर जहां पे ज्वाइंट हुआ है उसी पर नीचे एक अंगुली जैसी रचना लटकती रहती है जिसका सिरा बंद होता है, अपेंडिक्स या कृमि परिशेषिका बोलते हैं। देखिए, अपेंडिक्स इसका अंग्रेजी नाम है और हिंदी नाम है कृमि रूप परिशेषिका। तो बिहार बोर्ड में यह भी पूछता है कि कृमि रूप परिशेषिका पूछता है, हिंदी नाम ही पूछ देता है। अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है, इसका पाचन तंत्र में कोई योगदान नहीं है। अपेंडिक्स का पाचन तंत्र में आज की डेट में इसका कोई योगदान नहीं है। यस, जबकि शरीर में पाचन तंत्र में है, तो भविष्य में कभी पहले समय में कभी न कभी इसका योगदान रहा होगा, लेकिन आज की डेट में यह एक वेस्टिजियल अंग है, अवशेषी अंग है, इसका पाचन तंत्र में कोई योगदान नहीं है। हो सकता है कि कभी पहले जमाना में उसमें बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया रहते होंगे या अभी भी रहते होंगे। वैज्ञानिक शोध का विषय है, वैज्ञानिक जैसे ही इस पर शोध करता है तो फिर आगे आपको जानकारी मिलेगी। रेक्टम क्या है? तो यह एक थैली है जिसमें अपचा भोजन मल के रूप में जमा रहता है, इसे मलाशय या रेक्टम कहते हैं। तो रेक्टम क्या है? यह एक थैली है। रेक्टम क्या? एक थैली है, इसमें जो अपचा भोजन, जो अब हमारा जो आंत जो है उसको पचा नहीं सकता है, मल के रूप में, लैट्रिन के रूप में जो है जमा रहता है, जिसे मलाशय या रेक्टम कहते हैं। मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाकर उसके नामों को लिखें। तो देखिए, ये पूरा पाचन तंत्र है। आप यहाँ पर देखिएगा, जीभ है, ये मुख है, मुख के बाद यहाँ से ग्रसनी हो गया, ग्रसनी से ये जो है, ये जो आपका इसोफेगस है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रासनली, ग्रासनली के बाद ये अमाशय हो गया, अमाशय के बाद ये पीले रंग की ग्रंथि हो गया जिसको हम लोग अग्नाशय बोलते हैं, यहाँ से सी आकार का हो गया जिसको ग्रहणी बोलते हैं, ये हमारा लीवर हो गया, इसी के अंदर हो जाता है पित्त होता है, पित्त नली होता है, और ये छोटी आंत हो गया, ये बड़ी आंत हो गया, आप देख ही चुके हैं। तो पाचन की क्रिया, सर्वप्रथम भोजन को दांतों से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। सबसे पहले भोजन को क्या करते हैं, हम दांत से चबाते, चबाकर उसको महीन करते हैं तथा उसे चबाकर महीन कर लिया जाता है। इसी क्रम में मुख में उपस्थित लार ग्रंथियों से लार भोजन में मिल जाता है। जैसे हम दांत से भोजन को हम चबाते हैं, उसी टाइम पे लार जो होता है, लार ग्रंथियों से लार निकलता है और भोजन में मिल जाता है। उस मिले हुए भोजन को, लार से सने हुए भोजन को हम बोलस कहते थे, जिससे भोजन मुलायम तथा चिकना हो जाता है। भोजन मुलायम भी होता है और चिकना भी होता है। लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार से होते हुए ग्रास नली में पहुंचता है। लार से जो सना हुआ भोजन था निगल द्वार से होते हुए कहां पहुंचता है? ग्रास नली में। ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं हो रही थी, ग्रास नली पहुंचाने का माध्यम था, अमाशय पहुंचाता है तथा क्रमाकुंचन की क्रिया से अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में जठर रस द्वारा भोजन पर अभिक्रिया कर वसा का विखंडन होता है। अमाशय में मेनली क्या हो रहा था? भोजन के जो वसा था उस वसा का विखंडन हो रहा था, वसा को तोड़ा जा रहा था और उसको सरल किया था, जिसको हम लोग काइम कह रहे थे, तथा प्रोटीन पर कार्य प्रारंभ होता है। भोजन की इस अवस्था को काइम कहा जाता है। अब भोजन पायूरिक छिद्र से होते हुए छोटी आंत के ग्रहणी में आ जाता है। यहीं पर ग्रहणी में मूल पित्त वाहिनी मिलती है। तो अब भोजन क्या हो गया कि जब उसका विखंडन हो गया तो विखंडन के बाद छोटी आंत में वो प्रवेश करेगा जिसका नाम है ग्रहणी, और ग्रहणी में मूल पित्त वाहिनी जुड़ती थी और अग्नाशय रस जुड़ते, अग्नाशय वाहिनी जुड़ती थी, जो काइम की अम्लता को समाप्त कर देता है ताकि अग्नाशय रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। अब भोजन छोटी आंत के जेजुनम से होते हुए इलियम में पहुंचता है, जहां भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है। काइम और भी तरल हो जाता है जिसे चाइल कहते हैं। इलियम में ही भोजन का पौष्टिक तत्वों का अवशोषण, रसा अंकुर, जो लास्ट में जो इलियम में जाता है भोजन, वहीं पर अवशोषण होता है जिसको रसा अंकुर कहते हैं या बिलाई कहते हैं, द्वारा होता है। अब अपचा भोजन सीकम से होते हुए छोटी आंत और बड़ी आंत के जो जोड़ है, जिस नली का नाम है सीकम, उस सीकम के माध्यम से होते हुए बड़ी आंत में चला जाता है, जहां से अतिरिक्त जल का अवशोषण हो जाता है तथा अनपचा भोजन या अपचा भोजन अस्थायी तौर पर रेक्टम या मलाशय में जमा रहता है, जिसे समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये है पाचन की पूरी प्रक्रिया जो है, ये है। और यही देखिए रेक्टम है, यहाँ से मल द्वार जो होता है, अब यहीं से मल बाहर निकाल दिया जाता है। जो रसा अंकुर, जो खींचने वाला जो होता है, जो छोटी आंत जो अवशोषण करता है, तो वो अवशोषण करने वाला जो यंत्र होता है वो इसी प्रकार का बना होता है, इसको बोलते हैं रसा अंकुर। तो ये एक रसा अंकुर का चित्र है। इस तरह से बहुत सारे रसा अंकुर होते हैं और इसके नीचे रक्त वाहिनियां होती है, और इस पौष्टिक चीजों को, जो भी भोजन में हम लोग खाना खाएं, जो भी पौष्टिक चीज है, वो सारा पौष्टिक चीज को खींच करके सीधा ब्लड में मिला देता है
और ब्लड में मिलाने के बाद पूरे शरीर में ब्लड रनिंग करते रहता है। जिस अंग को जितना चाहिए उतना वो रक्त में से वो ले लेता है। तो रसा अंकुर के द्वारा ही छोटी आंत से पोषक तत्वों को अवशोषित कर रुधिर में मिला दी जाती है तथा रुधिर परिसंचरण के माध्यम से हर एक कोशिका में पोषक तत्व पहुंच जाते हैं। जिस अंग को जितना जरूरत होगा उस अंग उतना ताकत को ले लेगा। और लास्ट में एक मोटिवेशन है कि भगवान के भरोसे मत बैठिए। आप भगवान के भरोसे मत बैठिए कि भगवान हमको पास करा देंगे, पहाड़ी वाले बाबा पास करा देंगे, बजरंगबली पास करा देंगे, ऐसा आप मत कीजिए। भगवान के भरोसे मत बैठिए। क्या पता हो भगवान आपके भरोसे बैठा हो कि अब ये मेहनत करेगा लड़का तो अब की बार इसको टॉप करा दिया जाएगा, बिहार टॉप हो जाएगा। तो आप भगवान के भरोसे मत बैठिए, भगवान आपके भरोसे भी बैठे हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।